बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हुक्मरानों और सियासतदानों की अमरीकियों के साथ होने वाली मुलाकातों के वो किस्से और कहानियाँ जो विकीलीक्स के खुफिया डॉक्यूमेंट्स में सामने आई थी, जो अमरीकी यहाँ पर मुलाकात करने के बाद दस्तावेज़ात भेजते थे, जो डिप्लोमेटिक केबल्स भेजते थे, उसमें जो चीज़ें सामने आई थी उस सिलसिले की एक और ये वीडियो है जो किस्मत खान ज़मीरी साहब ने जो स्टोरीज़ बनाई हैं। इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये है कि सदर पाकिस्तान बनने से कबल अमरीकी हुकाम ने जरदारी की प्रोफाइल में क्या लिखा था, किन कमज़ोरियों और करप्शन कारनामों का जिक्र था, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में खुफिया डॉक्यूमेंट्स में क्या इंकशाफात किए गए थे। देखिए, इमरान खान साहब ये बात कहते हैं हर फोरम पर कि पाकिस्तान के हर हुक्मरान सियासतदान की तमाम कमज़ोरियों का अमेरिका को और मगरबी ममालिक को पता होता है, और जो करप्ट होता है, जिनका पैसा बाहर पड़ा होता है, जो कमज़ोर होते हैं, उनको मैनेज करना उनके लिए आसान होता है, क्योंकि वो उनको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा पैसा बाहर पड़ा है, वो जब्त कर लेंगे, तुम्हें पकड़वा देंगे, तुम्हारी ये चीज़ हमारे पास है, ये कमज़ोरी हमारे पास है, तो उनको मैनेज करना आसान होता है। और ये आप जब ये देखेंगे कि किस तरह का उनका CV भेजा गया था अमरीकियों ने यहाँ से अपने मुल्क में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई इमरान खान दुरुस्त कहते हैं। इमरान खान साल 2008 के इंतखाबात में जब पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली तो उससे कबल बेनज़ीर भुट्टो का इंतकाल हो चुका था। पार्टी अब्बास अली जरदारी के हाथों में थी। इलेक्शन के बाद 31 मार्च 2008 को पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से अमरीका एक अहम सफारती केबल भेजी गई। इस केबल में उस वक्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की प्रोफाइल थी। अमरीकी हुकाम की जानिब से तरतीब दी गई जरदारी की प्रोफाइल नहायत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें जरदारी की ज़िंदगी का निचोड़ दिया गया था। इस सफारती केबल में आसिफ अली जरदारी के प्रोफाइल के मतलब कहा गया जरदारी के सियासी मंसूबे। 22 मार्च 2008 को आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार नामजदगी का ऐलान किया और कहा कि गिलानी पूरे 5 बरस तक इस ओहदे पर रहेंगे। ताहम वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जरदारी अपने ही मनसूबों पर मुबहम है। माजी में जरदारी 1993 तक वफाकी वज़ीर माहौल रहे, 1995 तक 96 के अरसे में सरमायाकारी के वफाकी वज़ीर रहे, और 1997 से 1999 के अरसे में वो सेनेटर रहे। लीडरशिप स्टाइल, मतलब एक एक चीज़ को अमरीकियों ने लिख के भेजा कि उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है। मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स के मुताबिक जरदारी की 11 साल कैद ने उन्हें मैच्योर कर दिया है, क्योंकि 1990 की दिहाई में उन्हें हकारत से मिस्टर 10% कहा जाता था। मुशर्रफ के मुशीरों का कहना है कि वो जरदारी के साथ काम करने को बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करने से ज़्यादा तरजीह देते हैं, कि वो मुशर्रफ के मुशीर कहते हैं कि हम बेनज़ीर भुट्टो की बजाय, वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बजाय हम जो है वो इनको तरजीह देते हैं कि इनके साथ काम किया जाए। क्यों? क्योंकि जरदारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अमली डील मेकर हैं। ये बात करना, ये कहने का दूसरा तरीका है कि जरदारी के पास पाकिस्तानी सियासत के वो पेचीदा फर्क नहीं जिस पर बेनज़ीर भुट्टो को अबूर हासिल था। जरदारी मानते हैं कि वो बेनज़ीर नहीं, ताहम वो बढ़ती नफासत के साथ जानबूझकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि राब्ते कायम कर सकें और पीपल्स पार्टी के अंदर अपने वफादार बना सकें। जिस अंदाज से जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की चॉइस के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब किया है, उससे उनकी मौजूदा क़यादत के स्टाइल का इजहार होता है। बेनज़ीर के इंतकाल के 3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरदारी ने इंदिया दिया कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंतखाब मखदूम अमीन फ़हीम होंगे। ताहम पार्टी मुशावरत के बाद जरदारी ने फैसला किया कि अमीन फ़हीम बुरा इंतखाब है। जरदारी ने सफ़ीर को बताया कि अमीन फ़हीम ने ज़्यादातर मुहिम दुबई में अपनी ताज़ा तरीन 22 साल अहलिया के साथ गुजारी है और वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए बहुत ज़्यादा सुस्त हैं। दीगर अफराद की तजवीज़ है कि जरदारी और अमीन फ़हीम के दरमियान क्लास का जो फ़र्क है उसने भी ये किरदार अदा किया है, क्योंकि अमीन फ़हीम का ख़ानदान समाजी और रूहानी तौर पर जरदारी के ख़ानदान से ऊपर है, तो ये भी शायद एक वजह है जरदारी उसको नहीं बनाना चाहते। जरदारी को इस बात पर कोई तशवीश नहीं थी कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए उनका फ़ैसला काफ़ी तख़ीर का शिकार हुआ, जिस पर पार्टी के अंदर और अवामी तनकीद हुई। हत्ता कि ज़ाती तौर पर उन्होंने गिलानी का इंतखाब कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई सूबों में से पीपल्स पार्टी के मेंबरान से मुशावरत जारी रखी और ऐलान को आखिरी मिनट तक मौखर किया रखा। फैसला वो पहले कर चुके थे, उसके बावजूद वो मुशावरत करते रहे और फैसले को मौखर किया। इस दौरान जरदारी ने अमीन फ़हीम के दोस्तों के पास अपने एलची भेजे ताकि उन्हें अमीन फ़हीम को छोड़ने पर कायल किया जा सके। कुछ का कहना है कि जरदारी ने अमीन फ़हीम से मुतल्लिक प्रेस में मनफी स्टोरीज़ को प्लांट करवाया। जरदारी ने खुद ही नेगेटिव स्टोरीज़ प्लांट करवाई अमीन फ़हीम के ख़िलाफ़। जरदारी का तालीमी बैकग्राउंड महदूद है और फ़ौज का कोई तजर्बा नहीं है। उनके बारे में लगता है कि वो ब्रीफ्स का मुताला करते हैं और इशूज़ की गहरी नहीं तो अमूमी गिरफ्त का इजहार करते हैं। ज़्यादा दबाव की अहम सूरत हाल बाशमूल बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के फौरी बाद की सूरत हाल में जरदारी ने सुकून के लिए कहा और भारी बयानबाजी के आसान रूट से एतराज़ बरता। किचन कैबिनेट शुरू में जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो के स्टाफ और मुशीरों को बरकरार रखा, ताहम वो आप अपने बचपन के दोस्तों या जेल के दिनों के दोस्तों और यारों की जगह बनाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ को साइड पर कर रहे हैं। यानी पहले बेनज़ीर भुट्टो के मुशीर जो उनके करीबी लोग थे उनको साथ रखा, अब वो अपने दोस्तों को नवाजने के लिए जो जेल में थे या जो उनके तालीमी इदारों में दोस्त थे उनको नवाजने के लिए वो बेनज़ीर के लोगों को पीछे कर रहे हैं।
पार्टी की रैंक और फाइल में जरदारी की पीपल्स पार्टी का लीडर होने के हक और अहलियत से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा शकूक हैं। पार्टी में यानी शकूक व शुबहात हैं, बड़े उनके तफज़ात हैं कि जरदारी कैसे लीडर बन गया हमारा। एतमाद के इस फुकदान की वजह से जरदारी ने बेनज़ीर के बेटे बिलावल को पीपल्स पार्टी का शरीक सरबराह बनाने का होशियाराना फैसला किया। बिलावल को सियासी तौर पर जरदारी ग्रूम कर रहे हैं, यानी उन्होंने जब देखा कि पार्टी मुझे मान नहीं रही लीडर, तो उन्होंने बेनज़ीर के बेटे को शरीक चेयरमैन बना दिया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की वफ़ात के बाद भी जरदारी मजबूत ख़वातीन के साथ काफ़ी पुरसकून नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी के वज़ीर इत्तलात के लिए नामजद श्री रहमान जरदारी को पार्टी की सियासत और अवामी अमूर पर रहनुमाई फराहम करती हैं। जरदारी के कपड़ों के स्टाइल और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कंट्रोल करने का क्रेडिट भी श्री रहमान को जाता है। जरदारी की बहनें नवाब शाह की मेयर फरियाल और नवाब शाह से MNA अजरा फजल जरदारी को सियासी एडवाइस फराहम करती हैं। अजरा की एडवाइस ज़्यादा वजनी होती है। रुखसाना बंगिश जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी और गेट कीपर हैं। जरदारी लीगल एडवाइस फारूक नाइक और सेनेटर लतीफ़ खोसा से लेते हैं। हुसैन हकानी जो अमेरिका में जरदारी के कारोबारी मफाद को हैंडल करते हैं, जरदारी को खारजा अमूर पर रहनुमाई फराहम करते हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बन सकते हैं। मुआशी रहनुमाई के लिए जरदारी साबिक वज़ीर ख़जाना नवीद कमर और अहमद मुख्तार की सुनते हैं, जो जरदारी के तब करीब हुए जब दोनों साल 2000 से 2001 के दौरान इकट्ठे जेल में थे। कानूनी मुश्किलात। साल 1997 से 2004 के दौरान जरदारी कत्ल से लेकर करप्शन तक फैले इल्ज़ामात पर जेल में रहे। ताहम जरदारी ने कहा कि ये इल्ज़ामात सियासी थे। जरदारी को 1990 में पहली बार तब जेल हुई थी जब उन पर एक पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बिजनेसमैन मुर्तज़ा बुखारी की टांग से रिमोट कंट्रोल बम बांधने और उन्हें अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए बैंक में भेजने ताकि वो ये रकम बतौर कीमत अदा कर सकें का इल्ज़ाम लगाया था। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनी तो जरदारी के खिलाफ ये इल्ज़ाम ड्रॉप कर दिए गए। 1996 में जरदारी को करप्शन इल्ज़ाम पर एक बार फिर जेल हो गई। 1997 में जब जरदारी जेल में ही थे तो उन्होंने पाकिस्तान के सेनेट में सीट जीत ली, जो उनके पास अक्टूबर 1999 के वाक़यात तक रही। 2004 से जेल से रिहाई के बाद से जरदारी ज़्यादातर वक्त न्यूयॉर्क में गुजारा है। स्विस अदालतों में जरदारी पर स्विस बैंक अकाउंट में $5.5 करोड़ की रिश्वत जमा कराने का इल्ज़ाम लगा था। साल 2003 में स्विस अदालतों ने मुबैना रिश्वत से जुड़े $1.3 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने पर जरदारी को सजा याफ्ता कर दिया था। ताहम अक्टूबर 2007 में अपील में इस फैसले को ख़त्म कर दिया गया था। स्विस चीफ प्रोसिक्यूटर ने दीगर इल्ज़ामात पर तब तक कार्रवाई को मुलतवी करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया था जब तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट NRO की कानूनी हैसियत पर फैसला ना दे दे। यह NRO जरदारी को 1986 तो 1999 के दौरान लगाए गए करप्शन इल्ज़ामात पर माफ़ी देता है। चूँकि 28 फरवरी 2008 को NRO को बरकरार रखा गया था तो पाकिस्तान में जरदारी के खिलाफ तमाम करप्शन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया। उनमें उनके खिलाफ स्विट्ज़रलैंड में लगने वाले इल्ज़ामात भी शामिल थे। यही इमरान खान कहते हैं ना कि NRO इनको मिला और सब कुछ ख़त्म हो गया। जरदारी ने बरतानिया में एक दहाई तवालत पर मबनी सिविल कार्रवाइयों का सामना भी किया है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर के लिए उन्होंने जो बाहर जायदादें खरीदी थी उसके लिए नाजायज़ फंड्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया था। पाकिस्तान के वकला बरतानिया में सिविल चार्जेस को परसू करते रहे। ताहम मार्च 2008 में बरतानवी अदालतों ने इस केस को ख़त्म कर दिया। बरतानवी अदालतों ने यह तब किया जब नया प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए और कहा कि NRO के तहत पाकिस्तान में जरदारी के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात को वापस ले लिया गया है, इसलिए बरतानिया के सिरे केस में इसको भी ड्रॉप किया जा चुका है। ज़ाती तारीख। जरदारी कबीला असल में ईरानी बलोचिस्तान से है, जो कई सदियां कबल सिंध के ज़िला नवाबशाह में रीसेटल हो गया था। आसिफ जरदारी का ख़ानदान, उनका सेक्ट लिखा गया, वो मैं यहाँ पर मुनासिब नहीं समझा बयान किया जाए। वो मामूली लैंड होल्डर हैं। आसिफ अली जरदारी दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन और जागीरदार हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं। राब्तों से मालूम हुआ है कि सिंधी इलीट के साथ जरदारी कबीले की मामूली सोशल स्टैंडिंग रही है। एक कहानी है कि जब सिंधी बच्चे होते थे तो जब कोई चीज़ गुम हो जाती तो उन्हें बताया जाता था कि किसी जरदारी ने उसे चुरा लिया होगा। एक कहानी है कि जब सिंधी बच्चे होते थे तो जब कोई चीज़ गुम हो जाती तो उन्हें बताया जाता था कि किसी जरदारी ने उसे चुरा लिया, यानी इतने बदनाम था ये कुंबा। आसिफ अली जरदारी 21 जुलाई 1956 को पैदा हुए। सिंध की अशराफिया जरदारी के वालिद को एक मामूली इल्तिजा करने वाले के तौर पर याद करती है, जो अक्सर पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की मदद मांगा करते थे। एक दफ़ा तो उन्होंने भुट्टो की कार के आगे लेट कर भी ऐसा किया था। हत्ता कि 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर के कत्ल के बाद भुट्टो फैमिली के कुछ दोस्तों और साबिक क्लास फेलोज ने जरदारी को समाजी तौर पर नाकाबिले कबूल समझते हुए इनसे मिलने से इनकार कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दुख्तर मशरिक में जरदारी से अपनी शादी को तफसील से बयान किया। उन्होंने कहा था कि वो जरदारी जो मुकम्मल अजनबी थे और जिनको उनके ख़ानदान ने मंजूर किया था, उनके साथ अरेंज्ड मैरिज पर राज़ी हुई थी।
उनकी शादी एक छोटी फैमिली तकरीब में हुई थी, जिसके बाद एक अवामी जश्न मनाया गया था जिसमें 2 लाख से ज़ायद सपोर्टर्स शरीक हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो के दोस्तों का कहना है कि शादी के बाद उन्हें जरदारी से मोहब्बत हो गई थी। कहा जाता है कि जरदारी की खुली औरतबाजी ने बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो को गुस्सा दिलाया, जिसने यह महसूस किया था कि जरदारी के करतूतों ने ख़ानदान की शोहरत और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया। सितंबर 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो अपने घर के बाहर पुलिस मुकाबले में मार दिए गए और पाकिस्तान की आवाम बड़े पैमाने पर मुर्तज़ा की मौत के लिए जरदारी को जिम्मेदार ठहराती है। जरदारी के खिलाफ कत्ल और साजिश का केस पाकिस्तान में अभी भी फ़ाल है, ताम इस बात का इम्कान नहीं कि उसे परसू किया जाएगा। अपनी मरहूम एहलिया से जरदारी के 3 बच्चे हैं, बिलावल, बिख्तावर और आसफ़ा। ख़ानदानी दोस्तों का कहना है कि इंतकाल से पहले तक बच्चे बेनज़ीर के ज़्यादा करीब थे, ताम बेनज़ीर के इंतकाल के बाद से बिलावल को अवामी ओहदे के लिए ग्रूम करने के लिए जरदारी में दिलचस्पी पैदा हो गई है। जरदारी की तालीमी तारीख है। उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी कहती है कि उन्होंने एक कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लिया था, ताहम वो अखबारी इंटरव्यू करने वालों को बताते हैं कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली थी। उनके सियासी नाकदीन उनकी तालीमी अहलियत पर सवाल उठाते हैं, जो जरदारी के सियासी ख्वाहिशात के लिए पेचीदगी का बायस है, क्योंकि पार्लिमानी उम्मीदवारों को हाई एजुकेशन डिग्री की ज़रूरत होती है। जरदारी को डायबिटीज़ और स्पाइनल बीमारी है। ये जनाब उनका CV था जो भेजा गया। मैं किसी बात का इजाफा नहीं करता, आप खुद देख लें क्या चीज़ें थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।